आज मतदान खत्म। शाम 5 बजे तक करीब 58% मतदान हुआ है। ईवीएम में कैद हुई 6 प्रत्याशियों की किस्मत। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 23 नवंबर को आएगा उपचुनाव का रिजल्ट। तो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक करीब 58% मतदान हुआ और इसी के साथ 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो उत्तराखंड की एक केदारनाथ विधानसभा सीट जिस पर 58% के आसपास मतदान हुआ है। तो बीजेपी से यहां पर आशा नौटियाल उम्मीदवार, वहीं कांग्रेस से मनोज रावत मैदान में हैं। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मानी जा रही, लेकिन 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। कांटे की टक्कर यहां पर मानी जा रही है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपनी इस जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो बेहद रोचक रहे मतदान प्रतिशत। 58% के आसपास मतदान हुआ है। उपचुनाव में ऐसा मतदान का प्रतिशत बहुत कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल आपने बात सही कही और 58.90% मतदान की इस समय रेंज आ गई है। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां धीरे धीरे अपने पोलिंग स्टेशन से आने में उनको समय लगता है, तो इस समय तकरीबन 59% के आसपास ये मतदान हो चुका है। तो इसमें वाकई दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। कुल मिलाकर एक यहाँ पर रोचक चीज देखने को मिल रही है कि पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से चले मतदान में जितना भी वोटिंग हुआ है तकरीबन 90,000 समथिंग वोटर हैं कुल मिलाकर, यानी 91,000 आप समझ लीजिए। 53,000 की वोटिंग हुई है। तो आप ये समझिए कि मातृ शक्ति ने यानी महिलाओं ने जो अपना अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वो पुरुषों की संख्या से 3,000 अधिक है। तो ये एक बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हालांकि पहाड़ में मातृशक्ति का एक बड़ा योगदान रहता है, चाहे वोटिंग हो, चाहे कोई अभियान हो, चाहे कोई आंदोलन हो। लेकिन यहाँ पर लगभग दोनों लोग आधे आधे हैं। महिला और पुरुष की जो संख्या है वो 500-700 का फर्क है पुरुषों का कम होने का। तो लेकिन 3,000 वोट महिलाओं के ज़्यादा पड़े हैं पुरुषों से। तो इस मामले को, इस पूरे के पूरे विषय को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में देख रही है कि महिला हमेशा मोदी जी को पसंद करती है और महिला हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करती है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एकदम से खुशी की लहर है। उनको लगता है कि महिलाओं का वोट जो है उन्हीं के लिए आया। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को लगता है कि महिला शक्ति ने अपने मताधिकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ किया है। उनकी जंगली जानवरों से खराब होने वाली फसलें, पानी की किल्लत, सफाई की किल्लत, रोजगार, बेरोजगारी और विकास का नहीं होना, तमाम मुद्दे कांग्रेस ने गिनाए हैं। लेकिन मातृशक्ति ने अपना वोट किसको दिया है, किसकी किस्मत अपने वोट से लिखी है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं और जो तीसरे जो निर्दलीय कैंडिडेट जो मजबूत माने जा रहे थे त्रिभुवन चौहान, तो उन्होंने भी कड़ी टक्कर दी है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का एक प्रयास किया है। उनकी किस्मत का भी फैसला होगा और भविष्य में किस तरह की राजनीति केदारनाथ में होगी, कौन विधायक बनेगा और किसकी स्थिति किस तरह की रहेगी, तो ये 23 तारीख के बाद पता चलेगा। कुल मिलाकर जो प्रथम दृष्टया जो सतही तौर पर ही देखने को मिलता है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। महिलाओं का ज्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके अपने अपने पक्ष में देख रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति बन पाएगी वो 23 तारीख को ही पता चलेगा। जी अजीत, आप तो ग्राउंड पर रहे हैं और केदारनाथ में जिस तरह से तस्वीर बदली है प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर जाने के बाद और ड्रीम प्रोजेक्ट उनका जिस तरह से वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें बदली हैं, रोजगार भी नए लोगों को मिला है। और अब जब ग्राउंड पर पहुंचे, वहां पर लोगों से बातचीत की, तो मुद्दे क्या कुछ थे? कांग्रेस की तरफ से जो तमाम मुद्दे गिनाए जा रहे थे कि इस बार यहां केदारनाथ की सीट बीजेपी हारने वाली है और जो तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे प्रदेश सरकार पर, उन सवालों का कितना असर हुआ, या फिर केदारनाथ की जनता ने केदारनाथ के विकास को देखते हुए इस बार मतदान किया है? देखिए, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर यात्रा का था। चूंकि यात्रा लगातार प्रभावित रही। 31 जुलाई को वहां पर एक बहुत बड़ी आपदा आई, केदारनाथ की यात्रा 1 महीने रुक गई, व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ उसमें। लेकिन सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार की वजह से या सरकार की लापरवाही की वजह से आपदा नहीं आई, वो दैवीय आपदा थी।
तो उसको लेकर के वहां के व्यापारियों के, लोकल लोगों के मन में था कि रोजगार भी छिन गया, व्यापार भी चौपट हो गया, और वो एक गुस्सा जो सिस्टम के खिलाफ होता है वो था। कुछ जो लोकल युवक हैं, बहुत सारे बड़ी संख्या में हैं, उनकी दुकानें तोड़ दी गई थी, वहां से हटा दिए गए थे, छोटी छोटी दुकानें थी, उनको लेकर के भी था। तीसरा जो दिल्ली में केदारनाथ बना है वो भी उनके मन मस्तिष्क में था, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो पाया इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर केदारनाथ को लेकर के मैं मुद्दों की बात करता हूँ, 3-4 मुद्दे ये थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको पहले दिन से खारिज कर रही थी, लेकिन लोगों की जुबान पर वो थे, लेकिन वो प्रतिक्रियाएं उनकी वोट में तब्दील हुई कि नहीं, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। फिलहाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जीतना बेहद जरूरी इसलिए हो गया था और एक्स्ट्रा मेहनत इसलिए की गई थी, और मुख्यमंत्री खुद गुप्तकाशी गए, मोटरसाइकिल रैली निकाली, कालीमठ गए, उसके बाद अगस्त मुनि गए, और लगातार उनकी रैलियों का जो सिलसिला था चोपता से लेकर के भीरी तक, अगस्त मुनि तक, उन्होंने इसलिए किया कि 2-3 महीने पहले 2 उपचुनाव यहां पर हुए थे, बद्रीनाथ और मंगलौर, और दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर हार गई थी। और 24 साल के इतिहास में उत्तराखंड में पहली बार हुआ था कि कोई सत्तारूढ़ दल बाई इलेक्शन विधानसभा का हार गया हो, तो इसीलिए मानसिक दबाव। दूसरा, प्रधानमंत्री का वो फेवरेट डेस्टिनेशन है केदारनाथ, वो अक्सर वहां जाते हैं, वो पुनर्निर्माण का जो पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी का है, उसको पीएमओ हमेशा मॉनिटरिंग करता है, तो लोगों को भी वहां पर बहुत अपेक्षाएं, लोगों को उससे फायदा भी हुआ। तो एक, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भी मानसिक दबाव भाजपा और कांग्रेस पर था, और दूसरा ये भी है कि सीट जीतनी है, चूंकि 2 बाई इलेक्शन हम हार चुके हैं। और फिर तीसरा दबाव था कि सीटिंग विधायक भी भाजपा की थी, शैला रानी रावत, जिनके निधन के बाद ये इस सीट पर उपचुनाव हुआ, तो सीटिंग विधायक थी, अपनी ही सीट को भी जीतना था, प्रधानमंत्री खुद उनकी एक वजह थे, और तीसरा, ठीक है, यानी कि बीजेपी इस और संगठन बीजेपी का इस चुनाव को लेकर, इस सीट को लेकर बेहद गंभीर थी, और उसी हिसाब से चुनाव प्रचार भी दमदार तरीके से किया गया। मुख्यमंत्री लगातार भी वहां पर गए और प्रचार करते रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम सारी जानकारी के लिए और तमाम सारी अपडेट के लिए। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग संपन्न हुई। कड़ाके की सर्दी में भी मतदाता गर्म कपड़े और मफलर लपेटकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और बड़े ही उत्साह के साथ में वोटिंग की। लगभग 56.78% वोटिंग हुई। केदारनाथ सीट पर बम्पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक 56.78% मतदान हुआ। ईवीएम में कैद हुई 6 प्रत्याशियों की किस्मत। बीजेपी और कांग्रेस में है कांटे की टक्कर। 23 नवंबर को आएगा उपचुनाव का रिजल्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम है, या यूं कहें कि इस सीट पर उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि देवभूमि की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। माना जा रहा है कि यह चुनाव राजनीतिक समीकरणों को भी एक नया आकार देने का संकेत है। जहां एक और बीजेपी महिला प्रत्याशियों की जीत का मिथक दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि इसका फैसला 23 नवंबर को काउंटिंग के साथ ही हो जाएगा कि केदारनाथ में जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। केदारनाथ करण, बीजेपी से आशा नौटियाल उम्मीदवार, कांग्रेस से मनोज रावत प्रत्याशी, त्रिभुवन सिंह चौहान निर्दलीय उम्मीदवार। हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में। दरअसल केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। इस सीट पर अब तक 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा, तो वहीं कांग्रेस के खाते में ये सीट 2 बार गई। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली है। अब इस सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से मनोज रावत पर किस्मत आजमा रही है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरे राज्य और केंद्र की ताकत झोंक दी है। उधर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस से काफी उत्साहित दिखी और इस उपचुनाव में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्या है केदारनाथ विधानसभा चुनाव की कहानी? विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद सीट खाली। केदारनाथ सीट पर अब तक 5 बार चुनाव हुए। बीजेपी 3 बार, कांग्रेस ने 2 बार हासिल की जीत। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर। आपको बता दें कि केदारनाथ सीट पर महिला प्रत्याशियों की जीत का मिथक रहा है। यह मिथक 2017 में कांग्रेस के मनोज रावत ने तोड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी इस मिथक को स्थापित करने की कोशिश में है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो केदारनाथ सीट पर महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में रही है। अगर मुद्दों की बात करें तो केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। इस उपचुनाव में नतीजों का असर सिर्फ एक सीट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव और बीजेपी कांग्रेस के सियासी भविष्य का भी फैसला करेगा। जहां इस सीट पर जीत बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह 2027 के चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने का मौका है। केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत का दावा किया। उनका कहना है कि बीजेपी का ही परचम यहां पर लहराएगा।
भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल यहाँ पे हैं, क्योंकि बड़ा विश्वास भाजपा ने जताया, क्योंकि पूर्व में विधायक रहे हैं, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल है। अपनी सादगी के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं और एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो किस तरह का माहौल आपको लग रहा है और क्या कुछ दिख रहा है लोगों के बीच उत्साह? एक तरफा मतदान यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ का जो पहले, क्योंकि आप पहले भी विधायक रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने समझी हैं, इस पूरे क्षेत्र को समझा है, किस तरह के जो मुद्दे थे, जो लोकल स्थानीय जो मुद्दे थे वो आपके सामने आए हैं, जो चुनौती आप मानते हैं कि अगर आपको पब्लिक जिम्मेदारी देती है? देखिए, कहीं कहीं सड़कों का मुद्दा है, कहीं पेयजल का भी है, कहीं यात्रा का भी है। तो निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास और भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी पे ही है कि जो भी क्षेत्र के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी ही इन मुद्दों का समाधान करेगी। और केदारनाथ उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। केदारनाथ सीट पर 56.78% वोटिंग हुई है। आइए सुनाते हैं जनता का क्या कुछ कहना है। तो निश्चित तौर पर सब यहाँ की जो जनता है, युवा है, महिला है, वृद्ध हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं और उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ और लोग भी हैं जो व्यापार संघ अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। और आप स्थानीय होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं कि जो वर्तमान चुनाव है किन मुद्दों पे होने जा रहा है, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में, क्योंकि ये अनकंडीशनल एक दुखद जो घटना हुई थी उसके बाद ही चुनाव सामने आया है, किस तरह के मुद्दे हैं? और एक व्यापारी और स्थानीय होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते और स्थानीय होने के नाते मैं यही मानता हूं कि जो हमारी राज्य सरकार है, राज्य सरकार में जिसकी सरकार है उसी का यहाँ पे जो है प्रतिनिधि हमारा जाएगा, तो जिससे हमारे जो है स्थानीय मुद्दे हैं, जो व्यापारियों के मुद्दे हैं, वो जो है इजीली जो है सॉल्व हो पाएंगे और हमारी केदारनाथ यात्रा बहुत बढ़िया ढंग से जो है आगे चलेगी। और हमारे व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए मतदान किया है कि जो है युवाओं की सरकार और जो राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर जो है केदारनाथ यात्रा को बहुत अच्छी तरह से चलाएगी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं जो इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं और पूरी इस केदार घाटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ के क्या सुख दुख में किस तरह के कौन चाहिए। तो क्या नाम है आपका और किस तरह का जो चुनाव आप देख रहे हैं? मेरा नाम भूपेंद्र रंजवाला है। और जो इस समय ये जो उपचुनाव हो रहा है, बड़ी दुखद घटना, हमारी पूर्व के विधायक भाजपा की जो श्रीमती शैला रानी जी हैं, उनके निधन के बाद यह चुनाव हो रहा है। और जैसे कि अभी आपने व्यापार संघ अध्यक्ष जी का सुना कि जब हमारी जिस पार्टी की सरकार होगी उसका विधायक आगे जाएगा तो तभी हमारे जो हैं स्थानीय जो मुद्दे हैं वो आगे जाएंगे। और हमारे साथ, क्योंकि महिला बाहुल्य ये क्षेत्र है और विधायक यहाँ से हमेशा महिलाएं रही हैं, क्या नाम है आपका और किस तरह से देखते हैं आप? मैं रेखा चौधरी। सबसे पहले नमन शैला रानी रावत विधायक जी को कि जिन्होंने आज हमें इस पथ पे चलाया है, उन्हीं की बदौलत आज हम सोचते कि थोड़ा आगे आने की। यहाँ पे बहुत अच्छा है, हमारा पार्टी बेस पे बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। यहाँ पे हो गया 60% मतदान हो गया है भैया, क्योंकि हमेशा से ही ये जो केदारनाथ विधानसभा रही है, क्योंकि महिला विधायक यहाँ पे शैला रानी और आशा नौटियाल भी पहले विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाएं और मतदाता भी महिलाएं ज़्यादा हैं। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। पौड़ी में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिले में 129 मतदान केंद्र बनाए